चलिए शांत हो जाइए। और नया चैप्टर है, 10 नंबर होगा ना? अच्छा, आधे से ज्यादा बायोलॉजी समाप्त हो गया है। और ध्यान दीजिए, बातचीत मत करिए। 9 नंबर तक समाप्त हो गया है। सारे प्रश्न याद हो गए हैं ना? ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न याद नहीं हो रहा है। प्रश्न नहीं याद कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, चाहे पापा मुख्यमंत्री काहे न हो। हाँ, नहीं बहुत होता है। एक नया चलन चला है कि सेटिंग गेटिंग होगा सर। कल सेटिंग गेटिंग होता तो हम बैठले रहते क्या? तो बहुत है कि इस सब चक्कर में भी पढ़ना छोड़ देते हैं। लास्ट में छोड़ते हैं, सोचते हैं हमारे पापा को इससे संपर्क है, उससे संपर्क है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग पढ़ने छोड़ देते हैं कि हमको होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब होता भी है तो उसमें काहे पढ़ना है? जब पढ़कर नौकरी हो रहा है तो पढ़ना सबसे आसान काम है क्या? हाँ, सिर्फ इसके लिए बैठना जरूरी है। तो पहला से लेकर 9 तक जिनको जिनको सारे प्रश्न याद नहीं है, समझ जाइए रेस से बाहर हो गए आप। कोई उपाय उसका नहीं है। एकमात्र उपाय है कि सारे प्रश्नों को याद कीजिए, और ये आसान तरीके से आपको याद होगा। सिर्फ आप घर पर बैठिए या जहां भी बैठकर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी का भी चलन बढ़ा है, ठीक है, तो वहां भी जाकर पढ़िए, प्रश्नों को याद करिए। 9 नंबर तक पढ़ा दिए हैं, सारे प्रश्न याद होनी चाहिए। एकाध जो याद नहीं होगा वही मेरिट बनाएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्थिति ऐसी है, आसिया मत, स्थिति ऐसी है। दरोगा का नौकरी सिर्फ आपकी चाहत नहीं है, बिहार के प्रत्येक युवा की चाहत है जो ग्रेजुएशन पास कर गया है और दिव्यांग नहीं है। सब चाहता है दरोगा बने। तो इसीलिए सब जब चाह रहा है तो सबको तो होगा नहीं, क्योंकि सीट सीमित है। तो सीट सीमित है और आप चाह रहे मेरा ही हो, तो उसका एकमात्र उपाय, प्रश्नों को याद करिए। 20,000 प्रश्न है, मात्र 20,000 प्रश्न है, आर्ट्स और साइंस मिलाकर। 20,000 प्रश्न बनाइए और उसके बाद पीटी में दोनों में 92 लाइए, आराम से नौकरी करिए। ठीक है, सारे प्रश्नों को जो याद किया है, सारे प्रश्नों को जो याद किया है वो 92-93 नंबर लाए। तो आइए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और नया चैप्टर है हमारा एक्सक्रिएशन, यानी क्या? उत्सर्जन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के सजीवों में, अर्थात पौधे और जंतु में एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन कैसे होता है, इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये उत्सर्जन है क्या। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि उत्सर्जन कौन सी प्रक्रिया है, और उसके बाद ये समझने का कोशिश करेंगे कि पौधों और मानव के शरीर में ये उत्सर्जन कैसे संपन्न होता है। तो कोई भी सजीव है, अगर दोस्तों कोई भी सजीव है इस पृथ्वी पर, कोई भी सजीव है, चाहे वो फिर एनिमल ही क्यों ना हो या फिर वो प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्या ना, एक कोष के जीव क्यों ना हो, अगर वो जीवित है, इसका मतलब है कि उनके शरीर में स्थित प्रत्येक कोशिका, उनके शरीर में स्थित प्रत्येक कोशिकाएं कुछ ना कुछ कार्य कर रही है और वह जीवित है।
ठीक है, सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है? सेल। हमारा ही शरीर एक प्रॉपर तरीके से, मतलब सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। किस लिए, कैसे कार्य कर रहे हैं? तो उनके जो अंग है, यानी शरीर में जो अंग है वो कार्य कर रहे हैं। और शरीर के अंग जो कार्य करते हैं वो अपने कोशिकाओं के बदौलत, किडनी, चाहे किडनी हो, लीवर हो, छोटी आंत हो, वो अपने कार्य करने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? तो इसलिए सक्षम है कि जिन कोशिकाओं से मिलकर किडनी बने हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर लीवर बने हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर छोटी आंत बने हैं, वे सारे कोशिकाएं मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अगर कोशिका ही कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका से ही मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। तो कोशिका ही कार्य करना बंद कर देगा, उत्तक काम करने योग्य रह जाएंगे। और जब उत्तक काम करने योग्य नहीं रह जाएंगे तो उत्तक से ही मिलकर बनता है क्या? अंग। तो उत्तक नहीं काम कर रहा है तो अंग भी कोई काम नहीं करेंगे, और अंग ही कोई काम नहीं करेंगे तो वह बॉडी, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो, वो बॉडी काम नहीं करेगा, अर्थात वह बॉडी मृत हो जाएगा। तो किसी भी सजीव के शरीर जीवित बना रहे, इसके लिए उनके शरीर के स्थित कोशिकाएं के अंदर लगातार कोई ना कोई कार्य चलते रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य चलते रहता है। और कोशिकाओं के अंदर जो भी कार्य संपन्न होते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। कोशिकाओं के भीतर कोई भी कार्य संपन्न होते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होते हैं। चाहे कोशिका के भीतर श्वसन की प्रक्रिया हो तो श्वसन की प्रक्रिया में आप देखे थे ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया हुए थे। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन किया था, कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी का निर्माण किया था। कोशिकाओं के भीतर न श्वसन होता है बल्कि कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम इकाई कई अमीनो अम्ल को जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उनके सभी कोशिकाओं में निरंतर कार्य चलते रहते हैं और यह कार्य रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होता है। और कोशिकाओं के भीतर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, या हिंदी में जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इतनी बात समझ गए कि ना आप? प्रत्येक सजीव के शरीर जीवित बना रहे, इसके लिए उनके शरीर में स्थित जितने भी कोशिकाएं हैं लगातार कार्य करते रहते हैं और यह कार्य रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होते हैं। और कोशिकाओं के भीतर होने वाले या सजीवों के शरीर के भीतर होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब जो भी कार्य होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में ही संपन्न होते हैं, चाहे पाचन की अभिक्रिया हो चाहे श्वसन की अभिक्रिया हो। जो भी अभिक्रिया संपन्न, जो भी कार्य संपन्न होंगे वह रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में ही संपन्न होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उनके शरीर में लगातार क्या होते रहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहते हैं। सजीवों के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उनके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में, या कोशिका नहीं भी कहिएगा, तो उनके सजीवों के शरीर में लगातार क्या होते रहते हैं? और सजीवों के शरीर में कोई एक या एक ही प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं।
और सजीव के शरीर में जितने भी प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, जितने भी प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उन सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या है? तो कई प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप ही क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म है। अगर आपसे पूछेगा कि ये उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो इसको आप क्या दीजिएगा? इसके बारे में ये बोलना है कि एक सजीव के शरीर जीवित बना रहे, इसके लिए उनके कोशिकाओं में या उसके अंगों में या उसके शरीर के भीतर लगातार कई प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलते रहते। शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर होने वाले समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म अर्थात शरीर के भीतर संपन्न होने वाले सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी मेटाबॉलिज्म को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है कैटेबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। कैटेबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब कैटेबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? तो कैटेबॉलिज्म जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। बड़े बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? हाँ, कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने भोजन के माध्यम से प्रोटीन लिया था, वह प्रोटीन पाचन के दौरान टूट करके यानी पच करके क्या बन गया था? अमीनो एसिड बन गया था। प्रोटीन क्या है? बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और इसके विपरीत जब प्रोटीन खंड खंड में बटा तो वो क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया। ये छोटे मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन का पच करके अमीनो एसिड में बनना एक प्रकार का रिएक्शन है कि नहीं? जो कि कई एंजाइमों के मदद से होता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को आप जैव रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये कौन सा होगा? कैटेबॉलिज्म होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में बड़े अणु टूट कर क्या बन रहे हैं? छोटे अणु बन रहे हैं। बड़े अणु टूट करके क्या बन रहे हैं? छोटे अणु बन रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। कैटेबॉलिज्म समझे कि नहीं समझे? कैटेबॉलिज्म समझे। जब बड़े अणु टूट करके छोटे अणु में विभक्त हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कैटेबॉलिज्म। इसके ठीक विपरीत है एनाबॉलिज्म। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ठीक कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम नामक जो इकाई होती है, वो राइबोसोम नामक इकाई पुनः अमीनो एसिड को जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम इकाई के द्वारा अमीनो एसिड को आपस में जोड़ करके प्रोटीन निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको आप क्या कहिएगा? एनाबॉलिज्म कहिए, क्योंकि अमीनो एसिड एक प्रकार का स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और जो आपस में जुड़ करके प्रोटीन अर्थात क्या बनाएगा? लार्ज। तो सजीवों को जिंदा बनाए रखने के लिए उनके शरीर में कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहते हैं। पाचन के दौरान, श्वसन के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई प्रकार, और खुद एक्सक्रिएशन के दौरान भी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? और एक सजीव के शरीर में होने वाले समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहा जाता है, जिसको कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं, कैटेबॉलिज्म और
बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में विभक्त होना क्या कहलाता है, और छोटे अणु का जुड़ करके बड़े अणु बनना क्या कहलाता है। तो शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए लगातार कैटेबोलिज्म, एनाबोलिज्म या फिर सजीवों के शरीर में लगातार क्या चलते रहता है, मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उसके भीतर प्रत्येक कोशिकाओं में लगातार क्या चलते रहता है, मेटाबॉलिज्म की घटना होती रहती है, यानी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। अब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत यानी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं जो होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो उनके दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते, जो शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। लेकिन इसी मेटाबॉलिज्म के दौरान अर्थात शरीर में होने वाले कई रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे भी पदार्थ बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। ठीक है, अनावश्यक होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो लगातार चलते रहता है सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए, उन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत कई ऐसे पदार्थ के निर्माण होते हैं जो शरीर के लिए क्या है, आवश्यक। जैसे श्वसन होता है, श्वसन के दौरान भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, इसलिए श्वसन को भी आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत रख सकते हैं। उस श्वसन के दौरान जो एटीपी का निर्माण होता है वो शरीर के लिए क्या है, लेकिन वही श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए क्या है, अनावश्यक है या हानिकारक है। या पाचन के दौरान कई पोषक पदार्थ पच करके ग्लूकोज अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, वो क्या होते हैं, आवश्यक होते। लेकिन वहीं पाचन में कई ऐसे पदार्थ हैं जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वे अपच भोजन छोटी आंत में आ जाते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत सिर्फ ऐसे ही पदार्थ का निर्माण नहीं होता जो शरीर के लिए आवश्यक है या उपयोगी है। मेटाबॉलिज्म के दौरान शरीर के भीतर कई अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं और वो अनावश्यक पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। और ऐसे ही अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्रिएशन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत शरीर में बनने वाले अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ध्यान दीजिए कि उत्सर्जन का वास्तविक अर्थ है कि किस प्रकार के पदार्थ का बाहर निकलना, अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा। अगर किसी कारणवश ऐसे पदार्थ शरीर से बाहर हो रहे हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, तो फिर उसको उत्सर्जन नहीं माना जाएगा, उसको बीमारी माना जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि शरीर से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, क्या वो उत्सर्जन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज शरीर के लिए उपयोगी है, वे श्वसन के दौरान इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं से मुख्य रूप से एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन ग्लूकोज अगर शरीर से बाहर आ रहा है तो वो उत्सर्जन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वह बीमारी कहलाएगा, वो डायबिटीज कहलाएगा। तो उत्सर्जन का अर्थ केवल शरीर से अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना होता है। अगर कोई आवश्यक पदार्थ और शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ अगर शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसे कतई उत्सर्जन नहीं कहा जाएगा, वह कोई ना कोई निश्चित तौर पर बीमारी कहलाएगा। दोस्तों तो उत्सर्जन को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर से समझ लीजिए कि एक सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उन शरीर के भीतर अथवा शरीर के कोशिकाओं के भीतर लगातार ढेर तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं चलते रहते हैं। शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर या फिर शरीर के कोशिकाओं के भीतर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं।
कोई भी रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन सजीव के कोशिकाओं के भीतर हो रहा है। और एक सजीव के शरीर में केवल एक या एक ही प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, कई प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। और जितने भी प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। एक सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए उनके शरीर के भीतर समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांट दिए, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना केटाबॉलिज्म है, छोटे अणु का बड़े अणु में बनना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म है। अब इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जहां एक और आवश्यक पदार्थ बनते हैं, उपयोगी पदार्थ बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ना कुछ अनावश्यक और हानिकारक बनते। शरीर में निर्मित होने वाले अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में बनने वाले अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का ही शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए शर्त है। शर्त यह है कि केवल ऐसे पदार्थ ही शरीर से बाहर आनी चाहिए जो अनावश्यक एवं हानिकारक हो, जो अनावश्यक एवं हानिकारक हो। क्लियर हो गया? उत्सर्जन समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए। क्या पंखा सब का बंद हो गया जी? चलाइए चलाइए, चला दीजिए इसको, चलाइए। अब ध्यान दीजिए, बायो केमिकल रिएक्शन। अरे इस पंखा को चलाऊं जी? हाँ, चलिए चलिए बैठिए, बंद किया, ठंडे लगेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है समझ ही गए हैं। सभी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक साथ मेटाबॉलिज्म कह देंगे हम। अब जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सजीवों के शरीर के भीतर अथवा सजीवों के शरीर के कोशिकाओं के भीतर, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है केवल किस माध्यम में संपन्न होते हैं? जलीय माध्यम में ही संपन्न होते हैं। यानी शरीर के भीतर शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, चाहे वो पाचन के दौरान घटने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हो, चाहे वो श्वसन के दौरान घटने वाली रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान घटने वाली रासायनिक अभिक्रिया हो, सजीव के शरीर के भीतर सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किस माध्यम में संपन्न होते हैं? जलीय माध्यम में। अर्थात कोई भी रिएक्शन गैसीय या ठोस माध्यम में संपन्न नहीं होते हैं, जलीय माध्यम में संपन्न होते हैं। भोजन पचेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। श्वसन सही तरीके से कोशिकाओं के भीतर संपन्न होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए। तो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं केवल जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। इसीलिए जल का शरीर में हमेशा संतुलित मात्रा में उपस्थित रहना अति अनिवार्य है दोस्तों। अगर शरीर में किसी भी कारण भी अगर जल की कमी हो गई, अगर सजीव के शरीर में किसी भी कारण जल संतुलित मात्रा से कम हो गया तो इसका यह असर होगा कि कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन रुक जाएंगे, और कई सारे अगर बायोकेमिकल रिएक्शन रुका तो इसका परिणाम होगा कि सजीवों की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जल के कमी शरीर बर्दाश्त ज्यादा देर तक नहीं करेगा। आप देखे होंगे अगर किसी रोगी के शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो डॉक्टर कुछ दिन वेट कर सकते हैं कि 3-4 दिन बाद ब्लड चढ़ाएंगे, लेकिन अगर जल की कमी हो गई है तो तुरंत उसे जल चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मृत्यु हो जाएगा तुरंत।
क्योंकि जल की कमी हो गया है तो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब श्वसन भी बंद हो जाएगा, पाचन भी बंद हो जाएगा, उत्सर्जन भी बंद हो जाएगा। और जब इतना चीज बंदे हो जाएगा तो क्या लगता है कि उसके बाद जिंदा रहेगा? वो नहीं रहेगा। इसलिए जल की निर्धारित मात्रा या फिर संतुलित मात्रा सजीवों के शरीर में रहना अति आवश्यक है, चाहे वो पौधा हो या फिर जंतु हो। तो जल का संतुलित मात्रा हमारे शरीर में रहना अति आवश्यक है, नहीं तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी सजीवों की। इसलिए जब कभी डॉक्टरों को आभास होता है कि रोगी के शरीर में जल की कमी हो गई है तो बिना कोई देरी किए उन्हें जल चढ़ा दिया जाता है कि ताकि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन के रुकने के कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो जब जल इतना जरूरी है दोस्तों, तो शरीर में जल को संतुलित बनाए रखने का भी एक प्रोसेस है। सजीवों के शरीर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि उनके शरीर में जल की मात्रा लगातार क्या रहे, संतुलित रहे। और जिस प्रक्रिया के जरिए सजीवों के शरीर में जल की मात्रा संतुलित रहती है उस प्रक्रिया का नाम है ओस्मो रेगुलेशन। क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। क्या है दोस्तों? ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन नाम सुने ना। ओस्मो रेगुलेशन हमारे शरीर की वे प्रक्रिया है जिसके जरिए सजीवों के शरीर में जल की मात्रा क्या बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है। तो न सिर्फ सजीवों के शरीर में उत्सर्जन होना जरूरी है बल्कि उत्सर्जन के साथ साथ सजीवों के शरीर में क्या होना जरूरी है, ओस्मो रेगुलेशन। उत्सर्जन होना जरूरी इसलिए है कि हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाए, और ओस्मो रेगुलेशन होना इसलिए जरूरी है कि ताकि शरीर में जल की मात्रा हमेशा संतुलित रहे। तो एक सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए जितना महत्व उत्सर्जन का होते रहना है उतना ही महत्व लगातार क्या संपन्न होते रहना है, ओस्मो रेगुलेशन। और कोई भी सजीव हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, उनके शरीर में उत्सर्जन और ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया साथ साथ चलते रहती है। उत्सर्जन और ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलते रहती है। अर्थात सजीवों के शरीर से हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ निकलने की प्रक्रिया और जल की मात्रा संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया एक साथ चलती है, साथ साथ चलती है, अलग अलग नहीं चलती है। तो सजीवों के शरीर में उत्सर्जन और ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया अलग अलग चलती है या साथ साथ चलती है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो दो बात समझे कि नहीं, उत्सर्जन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो जीवित बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है वो किस माध्यम में संपन्न होते हैं, जलीय माध्यम में संपन्न होते हैं, जलीय माध्यम में संपन्न होते हैं। क्या ये ठोस माध्यम में भी संपन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं पीजिएगा भोजन नहीं पचेगा। ठोस भोजन आपस में रिएक्शन करके पच नहीं सकते एंजाइमों की मदद से। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन के साथ साथ जो ओस्मो रेगुलेशन होता है वो क्या है, इन दोनों बातों को आप समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो उत्सर्जन दोस्तों प्रत्येक सजीवों में होता है, पौधों में भी होता है और जंतुओं में होता है, पौधों में भी होता है और जंतुओं में होता है। उत्सर्जन प्रत्येक सजीवों में होता है, पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, और इसके साथ साथ एक कोशिकीय जीवों में भी होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। जिस तरह पोषण, श्वसन, परिवहन सजीवों का एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, उसी तरह उत्सर्जन भी सजीवों के शरीर का एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। अनिवार्य जैविक प्रक्रिया मतलब वो प्रक्रिया जिसके बिना जिंदा रहा जाना संभव नहीं है। तो जिस तरह सजीवों को जिंदा बने रहने के लिए पोषण लगातार होते रहना जरूरी है, श्वसन लगातार होते रहना जरूरी है, उनके शरीर में ट्रांसपोर्टिंग लगातार होते रहना जरूरी है, ठीक उसी तरह उनके शरीर में लगातार
लगातार उत्सर्जन होते रहना जरूरी है। उत्सर्जन प्रत्येक सजीवों में होता है, एक कोशिका में भी होता है, बहुकोशिकीय में भी होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एक ही तरह से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से, एक ही तरह से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से होता है। और प्रकृति का सामंजस्य इस प्रकार है कि जो एक के लिए उत्सर्जित पदार्थ है वो दूसरे के लिए उपयोगी है, और जो दूसरे के उत्सर्जित पदार्थ है वो एक के लिए उपयोगी है। अर्थात हमारी प्रकृति में सामंजस्य इस प्रकार बैठा है कि पौधा जो उत्सर्जित करेगा वह उपयोगी होगा किसके लिए? एनिमल के लिए, और एनिमल जो उत्सर्जित करेगा वो उपयोगी हो जाता है प्लांट के लिए। तो बहुत गजब का सामंजस्य हमारे प्रकृति ने बिठाया है पौधों और जंतुओं के उत्सर्जन योग्य पदार्थ पर। हम जो फल जो देखते हैं या पौधों के जो उत्पाद देखते हैं, एक तरह से पौधों के उत्पाद को पौधों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पौधे में फल लगते हैं, आप कहिएगा कि हम फल नहीं तोड़ेंगे, तो पौधा उसका उपयोग खुद के लिए नहीं करेगा, लास्ट में वो गिरा देंगे, सड़ जाएगा। क्यों? तो वो फल उसके लिए जरूरी नहीं है। वो फल एक तरह से पौधे के लिए उत्सर्जन योग्य पदार्थ हो गए जो जरूरी है किसके? ठीक उसी तरह एनिमल के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें यूरिया, अमोनिया जैसे तत्वों की भरमार होती है, वो मिट्टी में मिल करके एक तरह से पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। अर्थात प्रकृति का सामंजस्य कुछ इस प्रकार है, जो प्लांट के उत्सर्जित पदार्थ है वो एनिमल के लिए उपयोगी है, और जो एनिमल के उत्सर्जित पदार्थ है वो प्लांट के लिए उपयोगी है। तो सभी पौधों, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, पौधे में भी होता है, जंतु में भी होता है, एक कोश के जीवों में होता है, बहुकोश के जीवों में होता है, लेकिन एक ही तरह से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से होता है। एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से होता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम प्लांट में पढ़ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना बातों को? पर ये एक बार देखिए, समझे कि न एक्सक्रिएशन इन प्लांट। पर ये एक बार चलिए, सोहन झा, खुशबू पंडित, चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करवाए थे ना? चलिए, बोटनी और जूलॉजी अलग अलग पढ़ाते तो अच्छा रहता ना। एक लड़का कमेंट किया है कि जूलॉजी बोटनी अलग अलग होता। चलिए, तो एक साथ पढ़ेंगे तब ना कंपैरिजन होगा क्या? ना तो जूलॉजी खत्म होता है और उसके बाद बोटनी शुरू होगा, तो फिर रिलेशन गड़बड़ा जाता है। अभी हम उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, आप पहले प्लांट का कहीं और पढ़ते, ह्यूमन बॉडी का कहीं और पढ़ते, तो फिर हमें अंतर पता नहीं चलता कि पौधों के उत्सर्जन और मानव के शरीर के उत्सर्जन में क्या अंतर है। तो इसीलिए हम जूलॉजी बोटनी साथ लेकर चल रहे हैं। और आप एनसीईआरटी बुक्स भी देखे होंगे या 10th में पढ़े होंगे, 10th में भी देख रहे हैं, बोर्ड का भी है कि वो जूलॉजी बोटनी को क्या रखा है,
साथ रखा है। साथ इसलिए रखा है बोर्ड भी कि ताकि विद्यार्थी आपस में एक साथ पढ़कर उनके बीच अंतरों को समझ सके। तो इसलिए हम भी एक साथ लेकर चल रहे हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लाभ ही लाभ है और आपको हम बता रहे हैं कुछ नहीं करना है। क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही बात सोचना है, क्वेश्चन रटेंगे सारे के सारे। 20,000 क्वेश्चन गण के 1 से लेकर 20,000 तो नौकरी होगा और नहीं तो किसी भी सूरत में नौकरी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये बात याद रखना है। एक्सक्रिएशन इन प्लांट, पौधों में उत्सर्जन। पौधों की उत्सर्जन की अगर बात करिएगा तो पौधों में उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन होता है, परंतु पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। समझे लाइन को? पौधों में उत्सर्जन होता है लेकिन पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है, इस बात को हम समझ चुके हैं। अनावश्यक एवं हानिकारक 2 गुण होनी चाहिए उत्सर्जन में। उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले पदार्थ सजीवों के लिए आवश्यक भी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो शरीर के लिए हानिकारक होनी चाहिए। और जब ऐसे पदार्थ शरीर से बाहर निकलेंगे तब उन्हें हम उत्सर्जन मानेंगे। और इस हिसाब से हम देखें तो पौधों में उत्सर्जन होता ही नहीं है। पौधों में उत्सर्जन क्यों नहीं होता है या पौधों में वास्तविक उत्सर्जन क्यों नहीं होता है? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिन जीवों में, जिन बहुकोषीय जीवों में उत्सर्जन होता है उनके शरीर में उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के क्या बने हुए हैं, या अगर कोई तंत्र नहीं बने हैं तो कोई ना कोई अंग है जिसका कार्य क्या करना है, उत्सर्जन करना है। तो जिन बहुकोषीय जीवों में उत्सर्जन होते हैं उनमें या तो उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र बने हैं या फिर कोई ना कोई ऐसे अंगों की उपस्थिति है जिसका काम है उत्सर्जन करना। और इस हिसाब से अगर पौधों को देखा जाए, पौधों में कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होते हैं और पौधों में कोई ऐसे अंग भी नहीं है जो जिनका कार्य क्या करना हो, उत्सर्जन करना हो। तो अगर पौधों में उत्सर्जन तंत्र का अभाव है या कोई भी ऐसे पौधे में अंग नहीं है जो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हो, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि पौधों में उत्सर्जन नहीं होता है? तो पौधों में वास्तविकता यही है कि उत्सर्जन नहीं होता है। और ये हम कैसे कह सकते कि पौधों में उत्सर्जन नहीं होता है या वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है? तो इसके एक सबसे बड़े तर्क यही है कि पौधों में ना तो कोई उत्सर्जन तंत्र है और न ही कोई ऐसे अंग है जो किसके लिए जिम्मेदार हो। अगर पौधों में उत्सर्जन होता तो कोई ना कोई ऐसे अंग या तंत्र होते निश्चित रूप से जो उत्सर्जन के लिए क्या होते दोस्तों, जिम्मेदार होते। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पौधों में उत्सर्जन नहीं होता है। तो पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है, इसका एक कारण समझ गए ना। तो पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है और इसको हम इस लाइन को डाल करके पूरी तरह से सच साबित कर सकते हैं कि हां नहीं होता है, पौधों में उत्सर्जन नहीं होता। इसके एक दूसरे भी तर्क है दोस्तों। दूसरा तर्क यह है कि हमने समझे थे कि पौधों उत्सर्जन के दौरान कैसे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, अनावश्यक एवं क्या हानिकारक पदार्थ। अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन है।
और पौधों के संदर्भ में यह बात आप समझ लीजिए कि पौधों के शरीर में कोई ऐसे पदार्थ बनते ही नहीं है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो पौधों के लिए क्या हो, हानिकारक। हाँ, पौधे में मेटाबॉलिज्म के दौरान कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधे के लिए क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, यानी कि उनके उपयोग के नहीं होते। लेकिन वो अनावश्यक पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते। आप जानते हैं तंबाकू के पौधे में निकोटीन रहता है, और तंबाकू के पौधों में जो वो निकोटीन रहता है, वो निकोटीन पौधों यानी तंबाकू के पौधे के लिए कोई उपयोगी नहीं है। आप जो कहिएगा कि तंबाकू में निकोटीन रहता है, इससे तंबाकू के पौधे को बहुत फायदा होता है, वे लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला रोग तंबाकू में खोजा गया था वायरस वाला, नहीं जी, टोबैको में जाएगा वायरस, तो टीएमबी। तो निकोटीन तंबाकू के पौधों के लिए क्या है, अनावश्यक है। लेकिन निकोटीन तंबाकू के पौधे के लिए अनावश्यक जरूर है, लेकिन वो हानिकारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि निकोटीन तंबाकू के पौधे में रहेगा तो तंबाकू के पौधे की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह पौधे में श्वसन होते हैं, एटीपी बनते हैं, लेकिन पौधे में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो पौधे के लिए अनावश्यक नहीं होते हैं। क्यों? तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वे अपने प्रकाश संश्लेषण में कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न उपापचय जो पौधों के शरीर के भीतर होते हैं, उन उपापचय के दौरान पौधों में होने वाले मेटाबॉलिज्म के दौरान अनावश्यक पदार्थ जरूर बनते हैं, लेकिन पौधों में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। हमने फलों का जिक्र किया, निश्चित रूप से फल पौधे के लिए क्या है, अनावश्यक है, लेकिन वही फल पौधे के लिए हानिकारक नहीं है। और जब हानिकारक नहीं है, केवल अनावश्यक ही है, तो अनावश्यक पदार्थों का निकलना आप उत्सर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे आप वास्तविक उत्सर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक उत्सर्जन की परिभाषा है कि जो पदार्थ शरीर से बाहर आ रहे हैं वो शरीर के लिए क्या होनी चाहिए, और वो है ही नहीं दोस्तों पौधे में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पौधों में उत्सर्जन तो होता है कैसे पदार्थ का, लेकिन वह अनावश्यक पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं है, तो इसीलिए पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता। क्लियर हो गया ना? तो पौधों की स्थिति यह है दोस्तों कि पौधों में उत्सर्जन तो होता है, ये हम मानकर चल सकते हैं, लेकिन पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। इस बात को हम कैसे साबित कर सकते हैं? तो इस बात को इस रूप में साबित कर सकते हैं कि पौधों में कोई भी उत्सर्जन तंत्र या फिर उत्सर्जन अंग नहीं है, और दूसरा पौधों में कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं बनते हैं जो पौधों के लिए क्या हो, हानिकारक हो। पौधों के शरीर के भीतर होने वाले उपापचय के दौरान कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधे के लिए अनावश्यक है, लेकिन वो अनावश्यक पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम ये लाइन तो बोले ही है कि पौधों में उत्सर्जन होता है, लेकिन कैसे पदार्थों का, अनावश्यक पदार्थों का। और अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए, पौधों में अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए कोई विशेष अंग मौजूद नहीं है। आखिर इन अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन कैसे होता है? तो अगर पौधों को गैसीय पदार्थ उत्सर्जित करना है, क्या करना है, गैसीय पदार्थ उत्सर्जित करना है, तो इन गैसीय पदार्थ को पौधे किसके द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं? रंध्र या वात रंध्र के जरिए, या आप जड़ों के मूल रोम के जरिए। तो अगर कोई गैसीय पदार्थ पौधे के लिए अनावश्यक हो गए हैं तो उसे पौधे या तो पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, या तनों में स्थित वात रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, या जड़ों में स्थित मूल रोम के द्वारा बाहर निकाल देते हैं।
तो गैसीय पदार्थों से छुटकारा पौधे किस प्रकार पाते हैं? तो गैसीय पदार्थों से छुटकारा पौधे रंध्र, वातरंध्र और मूल रोम के सहायता से करते हैं, मूल रोम के सहायता से करते हैं। इसके विपरीत अगर पौधा को कोई ठोस पदार्थ उत्सर्जित करना हो और पौधे में बनने वाले ठोस पदार्थ, जैसे रेजिन का नाम सुने हैं, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, उसके बाद लेटेक्स हो गया, ये रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, ये सब पौधे में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ है। और पौधे में बनने वाले टेनिन, रेजिन, लेटेक्स नामक अनावश्यक पदार्थ अनावश्यक ठोस पदार्थ है। और ये अनावश्यक ठोस पदार्थ पौधे के छालों में जाकर संचित हो जाता है, पौधे के पत्तियों में जाकर संचित हो जाते हैं, पौधे के फलों के भीतर संचित हो जाते हैं। और जब फल गिरते हैं, जब पत्ते गिरते हैं, जब उनके छाले निकलते हैं, तो इस तरह से पौधे उन ठोस पदार्थों से मुक्ति पा लेता है। यानी गैसीय पदार्थों को पौधे रंध्र, वातरंध्र या मूल रोमों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और कोई ठोस पदार्थ उत्सर्जित करना होता है तो उसे पौधे छालों को गिराकर, पत्तियों को गिराकर, फलों को गिराकर छुटकारा पा लेते हैं। और जहां तक बात जलीय पौधे की होती है, जलीय पौधे सब कुछ जल में ही उत्सर्जित कर देते हैं विसरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? तो पौधे के शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं बनते हैं, केवल अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। और अनावश्यक गैसीय पदार्थ को, अनावश्यक ठोस पदार्थ को पौधे कैसे बाहर निकाल देते हैं, इस बात को आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और जलीय पौधे जल में ही गैसीय या अनावश्यक ठोस पदार्थ को विसरण विधि द्वारा उत्सर्जित कर देते। क्लियर हो गया? तो पौधों में उत्सर्जन में बस इतना ही समझना है। और ये समझना है कि पौधों में उत्सर्जन तो होते हैं लेकिन वास्तविक उत्सर्जन नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविक उत्सर्जन नहीं होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ गए ना? एक बार सरसरी निगाह से पौधों के उत्सर्जन को पढ़िए तो देखिए, तो आप सारे चीजों को समझे कि नहीं समझे। रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है। विक्रम कुमार चौधरी, चिक्कू कुमार, इमरान अंसारी। पहले का नाम सब तो ठीक ठाक है क्या ना? आजकल का नामों बड़ी अल्टर सल्टर रहता है ना। आजकल के बच्चों का नाम सुने हैं? मोहन कुमार, पंकज कुमार, सबका तो जमाना चला गया क्या? पहले गांव जाते थे 3-4 को सुनील कुमार मिलता था, फिर 8-10 पंकज कुमार, बबलू कुमार, मंटू कुमार। आजकल तो ऐसा ऐसा नाम रखा जाता है ना, ठीक है। सबसे तो पहले उसमें 3-4 संयुक्त अक्षर रहेगा, माँ बाप 3-4 बार उच्चारण करता होगा तब समझता है क्या। हाँ, और ऐसा नहीं सबके लड़कों के नाम भी बदल गए, लड़कियों के भी बदल गए, ठीक है। पहले लड़कियों के नाम भी सीधा रहते थे, रेखा कुमारी, सोनी कुमारी, फूल कुमारी, मनीषा कुमारी। अब तो अजीब अजीब टाइप का। पिछले 2 दिन पहले एक लड़की का नाम था, हमको याद नहीं इतना, मतलब सन में आगे श्री लगा था, पीछे श्री लगा था, ठीक है।
हमको भी लगता है माता पिता डिक्शनरी देख कर नाम रखे हैं, क्योंकि ये नाम तो याद रहने वाला है नहीं। चलिए दोस्तों, दो नाम जानते हैं, पूरा उठ ही गए, अब कोई रखता ही नहीं है। एक मंटू कुमार और दूसरा राखी कुमारी। है ये नाम अब बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। आइए, आइए दोस्तों, आप समझते हैं एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। जंतुओं में उत्सर्जन, पौधों के तो उत्सर्जन प्रक्रिया को आप देख लिए, और पौधों में कोई वास्तविक उत्सर्जन होता नहीं है। ठीक है, पौधों में कोई वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है, फिर भी अनावश्यक पदार्थ जो पौधों से निकल रहे थे, हम उससे उत्सर्जन कुछ हद तक मान लिए थे। तो उत्सर्जन के संदर्भ में पौधों की स्थितियां क्या है वो आप समझ ही गए हैं। और जब पौधों में उत्सर्जन के क्या स्थितियां हैं समझ गए हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि जब बात वास्तविक उत्सर्जन की होगी तो वो केवल किस में होता है? एनिमल्स में होता है। जब बात वास्तविक उत्सर्जन की होगी तो वो उत्सर्जन केवल जंतु में होता है, अर्थात पौधों में नहीं होता है। अनावश्यक होने के साथ साथ हानिकारक पदार्थ केवल जंतुओं के शरीर में ही बनते हैं, और जंतुओं के शरीर में जो भी अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। दो बातों को समझिए कि वास्तविक उत्सर्जन मुख्य रूप से किसमें होता है? एनिमल में होता है, अर्थात पौधों में नहीं होता है। और पौधों में क्यों नहीं होता है उस बात को आप समझ चुके हैं। और जंतुओं में जो वास्तविक उत्सर्जन होता है, तो प्रत्येक जंतु में जो अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, वो सभी पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। और कोई एक जंतु की बात नहीं हो रही है, सभी जंतु, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, उनके शरीर से होने वाले मुख्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ, उनके शरीर से उत्सर्जित होने वाले मुख्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होते हैं। इसलिए उत्सर्जन का परिभाषा जंतुओं के संदर्भ में यह भी दिया जाता है कि जंतुओं के शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासित होना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में उत्सर्जित होने वाले पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी जंतु एक ही तरह के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को उत्सर्जित नहीं करते हैं। इस पृथ्वी पर के सभी जंतुओं के शरीर से मुख्य रूप से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होते हैं, लेकिन सभी जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एक ही नहीं होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भिन्न भिन्न जंतुओं में तीन प्रकार के हो सकता है। एक आपको दोस्तों अमोनिया है, एक क्या है? अमोनिया है। दूसरा क्या है? यूरिया है। दूसरा क्या है? यूरिया है। और तीसरा क्या है? यूरिक अम्ल है। तीसरा क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल है। तीसरा क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु है, जंतु किसे कहते पता है ना? 5वां नंबर चैप्टर में हम बताए थे जंतु किसे कहते हैं।
जंतु में पोरीफेरा से लेकर के मेमेलिया तक फैला हुआ है संसार उसका। तो जो जंतु है इस पृथ्वी पर, वो जो उत्सर्जित करते हैं किसी पदार्थ को, वे सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्सर्जित नहीं होते। कुछ जंतु में जो उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो क्या है दोस्तों? अमोनिया है। कुछ में क्या है दोस्तों? यूरिया है। कुछ में क्या है? यूरिक अम्ल है। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु है उसका मुख्य उनके शरीर से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ में या तो अमोनिया है, या तो यूरिया है, या तो यूरिक अम्ल है। या तो अमोनिया है, या तो यूरिया है, या तो यूरिक अम्ल है। तो यही तीन पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के तीन वर्ग बनाए गए हैं। उत्सर्जन करने वाले पदार्थ के आधार पर जंतुओं के कितने वर्ग बनाए गए हैं? तीन वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं दोस्तों? तीन वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक पहला वर्ग दोस्तों क्या है? अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक ऐसे जंतु जिसका मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? अमोनिया है। ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतु को अमोनियोटेलिक जंतु कहते हैं, अमोनियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं दोस्तों। ऐसे जीव जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनियोटेलिक। अब सभी जंतु, इस पृथ्वी पर जंतुओं के लाखों जातियां हैं दोस्तों। अब कौन जंतु किसका उत्सर्जन करता है, यानी एक एक करके हम जानने लगे कि ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, या यूरिया उत्सर्जित करते हैं, या यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, तो एक एक करके जानना संभव नहीं है कि कौन से जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं। लेकिन प्रमुख जीव क्या उत्सर्जित करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। अमोनियोटेलिक में आपको मुख्य रूप से याद रखना पड़ेगा एक कोशिकीय जीव। कौन? एक कोशिकीय जीव। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब भी जंतु है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, जितने भी एक कोशिकीय जीव है जो जंतु है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में भी कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को हटाकर जो जीव एक कोशिकीय है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो कैसे जीव होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? अमोनियोटेलिक है। पैरामीशियम क्या है? अमोनियोटेलिक है। अमीबा क्या है? अमोनियोटेलिक है। एक कोशिकीय जीव के अलावा आपको याद रखना पड़ेगा कौन? मछली वर्ग के जीव। मछली वर्ग के जीव भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। मछली वर्ग के जीव भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। उसके बाद पोरीफेरा के बारे में पढ़े थे कि नहीं? पोरीफेरा का साधारण या प्रचलित नाम क्या है? स्पंज भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं, अर्थात वे किसका उत्सर्जन करते हैं? उसके बाद दोस्तों मेढक के लार्वा, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के लार्वा क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल भी अमोनियोटेलिक होते हैं, यानी किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। इसके अलावे दोस्तों जो
निडेरिया फाइलम के जीव थे, जैसे हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, वो भी आपको अमोनियोटेलिक थे, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते थे। तो ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। कौन से प्रमुख जंतु अमोनियोटेलिक होते हैं? तो इसमें याद रखना है, एक कोश के जीव, मछली वर्ग के जीव, पोरीफेरा यानी स्पंज, मेढक के लार्वा यानी कि टेडपोल, मेढक के लार्वा यानी क्या? टेडपोल, मेढक के लार्वा यानी क्या? टेडपोल। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जंतुओं के शरीर में जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है, जंतुओं के शरीर में जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है दोस्तों, या तो अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक अम्ल है। तो 3 उत्सर्जनशील पदार्थ के आधार पर जीवों के भी कितने वर्ग बनाए गए हैं? अमोनियोटेलिक। समझ गए? और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, नाम से भी। दूसरा जीव है यूरियोटेलिक। अब समझ गए होंगे कि यूरियोटेलिक का क्या मतलब हुआ है। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव अमोनियोटेलिक, और उसी तरह से यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अब कौन से प्रमुख यूरियोटेलिक जीव जंतु है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल सारे के सारे स्तनधारी के हैं, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? मानव स्वयं आते हैं। यानी हम लोग उत्सर्जन के दृष्टिकोण से कैसे जीव हैं? यूरियोटेलिक है। यानी मानव के शरीर का प्रमुख उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? यूरिया है। इसके बाद दोस्तों स्तनधारी के बाद आपको याद रखना पड़ेगा यूरियोटेलिक में किसका? उभयचर का। किसका? उभयचर का, जिसके अंतर्गत प्रमुख जीव कौन आते हैं? और ध्यान रखिएगा कि मेढक के लार्वा अमोनियोटेलिक होते हैं, लेकिन मेढक स्वयं यूरियोटेलिक होते हैं। मेढक जब लार्वा अवस्था में होते हैं, यानी कि अंडे की बाद की जो अवस्था होती है उसे लार्वा अवस्था कहते हैं। तो मेढक के लार्वा अमोनियोटेलिक है, लेकिन स्वयं मेढक जो है दोस्तों क्या है? यूरियोटेलिक है। तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। मेढक या एम्फीबिया वर्ग के समस्त जीव यूरियोटेलिक होते हैं। स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग के प्रत्येक जीव यूरियोटेलिक होते हैं। मानव स्तनधारी जीव है, यानी मानव स्वयं क्या है? यूरियोटेलिक जीव है। मानव स्वयं क्या है दोस्तों? यूरियोटेलिक है। तीसरा है यूरिकोटेलिक। और यह भी समझ गए होंगे कि किस तरह के जीव को हम यूरिकोटेलिक कहेंगे। तो ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा सारे के सारे पक्षी वर्ग को, सारे के सारे सरीसृप, किसके बारे में? स्थलीय कीट या फिर मकड़ी के बारे में भी याद रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। पक्षी उत्सर्जन के दृष्टिकोण से यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी पक्षियों के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ यूरिक अम्ल है। सरीसृप यानी रेप्टिलिया जैसे सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब भी उत्सर्जन के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में ही वास्तविक उत्सर्जन होता है, पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन योग्य पदार्थ है वह नाइट्रोजन युक्त है, और 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिनका उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा होता है, जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया है।
भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जनशील पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार है। इसीलिए उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और जो एग्जाम्पल में प्रमुख जीवों का नाम दिया है कि कौन अमोनियोटेलिक है, कौन यूरियोटेलिक है, कौन यूरिकोटेलिक है, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। मानव का उत्सर्जन के आधार पर कैसा जीव है? यूरियोटेलिक है। क्या है? मछली अमोनियोटेलिक है। मछली क्या है? पोरीफेरा का स्पंज अमोनियोटेलिक है। क्या है? अमोनियोटेलिक। और एक बात याद रखना कि अगर आप नहीं जानते कौन जीव कैसा है तो आप एक बात रखिएगा कि जो जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित है अधिकांशतः सब क्या है? अमोनियोटेलिक। अधिकांशतः सभी नहीं। जैसे डॉल्फिन जल में रहते हैं लेकिन वो स्तनधारी है और वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जल में रहकर भी। लेकिन अधिकांशतः जलीय जीव अमोनियोटेलिक हैं जबकि स्थलीय जीव या तो यूरिकोटेलिक हैं या फिर यूरियोटेलिक। और आप अनुकूलन के दृष्टि से देखते होंगे कि अमोनिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से जलीय जीव ही करते हैं क्योंकि इन 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता अमोनिया उत्सर्जन करने में लगता है। यानी एक जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में वे कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसको उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो अमोनिया। इसीलिए अधिकांश जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन करने के योग्य होते हैं। स्थलीय जीव को उतनी जल की प्राप्ति नहीं हो पाती कि वो अमोनिया का उत्सर्जन करे। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वास्तविक उत्सर्जन जंतुओं में होता है और मुख्य रूप से 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थों। अब जानते हैं दोस्तों सभी जंतु तो एक जैसे है नहीं। जंतु कैसे हैं इसकी चर्चा हम 5 नंबर चैप्टर बायोलॉजी में किए थे। जंतुओं की दुनिया पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा तक फैला हुआ है। यानी जंतुओं के दुनिया पोरीफेरा से लेकर विकसित कॉर्डेटा फाइलम तक है। और जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी एक जैसे नहीं है। इसलिए सभी जंतुओं में उत्सर्जन करने वाले जो अंग हैं वो भी एक जैसे, अर्थात अलग अलग फाइलम के जीवों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग बने हैं। यानी सभी प्रकार के जंतुओं में वास्तविक उत्सर्जन होता है लेकिन एक ही अंग सभी प्रकार के जंतु में नहीं होते हैं। पौधों के विपरीत जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अंग बने होते हैं लेकिन सभी फाइलम के जंतु में उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग बने होते हैं। और जब हम जंतु के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे तो हमने जब पोरीफेरा, सिलिंटरेटा पढ़े थे तो आप देखे थे कि इन जंतुओं में कोई अंग नहीं था। तो जिन जंतुओं में कोई अंग नहीं होते हैं या जो एक कोशिकीय जंतु है उनमें उत्सर्जन होता है लेकिन उनमें विसरण विधि का इस्तेमाल होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन अन्य जंतु जो जिनमें अंग है उसमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के क्या बने हुए अंग बने हैं और उन अंगों के माध्यम से उत्सर्जन होता है। यानी जो एक कोशिकीय जीव है और ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोई अंग नहीं है उनमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो उनमें उत्सर्जन शरीर के सतह के विसरण विधि के द्वारा हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हो जाता है। और भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग अंग बने हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में फेलेम कोशिकाओं के जरिए उत्सर्जन होता है। किसके जरिए?
प्लेटी हेलमिंथी जिसमें चपटा कृमि आते हैं, फीता कृमि आते हैं, इसमें उत्सर्जन के लिए क्या बने होते हैं? फ्लेम कोशिका बने होते हैं। एसके हेलमिंथी जिसके अंतर्गत गोल कृमि आते हैं, उसमें उत्सर्जन के लिए रिनेट कोशिकाएं बने हुए हैं। एनिलिडा में उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया नामक अंग पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा जिसमें कीट और मकड़ी आते हैं, उसमें मालपीजियन नली के माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो किन जीवों में किस अंग से उत्सर्जन होता है उसको आप एक बार देखिए सरसरी निगाह से, और ये याद करने वाला विषय है, उसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। कमेंट क्या हुआ? टेस्ट कब होगा? टेस्ट है आज? क्या आज टेस्ट है? अच्छा, टेस्ट में जिसको भी 60 से कम नंबर आ रहा है उसको कभी दरोगा नहीं हो सकता है, तो अब ये बोल दे रहे हैं। और जिसको 80 आ रहा है उसको मेहनत करते करते हो जाएगा। क्लियर है ना? आप देखिए उपाय, अभी बहाली भी नहीं आया, सबका उपाय है। 60 नहीं आ रहा है तो नौकरी तो होगा नहीं, तो आप भी जानते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है? अभी जानते कट 82 जाता है, 83 जाता है। नहीं तो हम कभी कभी बोलते हैं बहुत लड़का भर का आता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, हम डायरेक्ट बोलते हैं और रोशन सर फुलाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका मतलब अब जो सच्चाई है वो छुप सकता है? आप घर पर नहीं पढ़ते हैं, आप कोचिंग करते हैं और उसके बाद घर पर पढ़ते ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे कि आपका खुद दिल कहेगा कि हम कुछ करने वाले नहीं है। अब वो गम होता है जब दिल को, तो उसके मारे और भी पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि एक दोस्त के पास जा रहे हैं तो आपको अंदर से आवाज आ जाएगा कि नौकरी होने वाला तुमको नहीं है, तो फिर जब ये वास्तविक का एहसास होगा तो सोचता है कि एक दोस्त के पास जा ही रहे हैं, बदनाम हो ही गए हैं, तो घूमबे करते हैं। तो उसके बाद पढ़ना लिखना आदमी सब छोड़ देता है। दोस्तों एक ही तरीका, अगर आपको 60 से कम नंबर आ रहा है, हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो भी प्रश्न आएगा सब सिलेबस से आएगा, यानी जितना बायोलॉजी से आएगा तो नोटिस आएगा। हम देखे प्रश्न नोट से बाहर नहीं दे रहे हैं सर। तो जब सिलेबस का क्वेश्चन आउट है तो 100 में 100 आना चाहिए कि नहीं चाहिए? है? जब हम आपको बोल दिए हैं कि कल टेस्ट होगा और बायोलॉजी का 9 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आउट हो गया जी। और तब आप 100 में 100 नहीं बनाएंगे तो ये दिक्कत वाली बात है कि ना है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि यही क्वेश्चन आएगा और तब आपसे नहीं बन रहा है, आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो तब आप किस हिसाब से सेटर का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा? है कि नहीं है बात? अब बहुत अभी कितना 1 घंटा प्लस क्लास हुआ है, बहुत नींद मार के उठ गया है। देख रहे हैं, आज हम सोचे सोने वाली को सोने दे, कुगला मस्ती से सोया है। ठीक है, सानिया एक बड़ी भूल हो जाती है स्टूडेंट से, बड़ी भूल हो जाती है स्टूडेंट से कि ब्रेकफास्ट करते करते पता नहीं चलता कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसका डोज होनी चाहिए, डोज होनी चाहिए। नाश्ता जो भोजन की तरह कर लीजिएगा, निश्चित रूप से शरीर को अलसा देगा। ठीक है, अब जब लिट्टी खोने जा रहा है, 1 लिट्टी खाएगा, अब गरम गरम है 4 गो मार देता है। ठीक है, अब लीजिए गया पेट भर, अब शरीर अलसा जाएगा। नाश्ते का जिनको जिनको नींद आता है उसका 2 ही कारण है, 2 ही कारण है। या तो रात में YouTube देखे हैं,
या सो के उठ के भरपूर नाश्ता मारे हैं? चलिए, तो अंग देख लिए ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में जो उत्सर्जन योग्य पदार्थ है वो क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। वो क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और किन जंतुओं में किन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है वो समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। और जो एक कोशिकीय जंतु है वो अमोनियोटेलिक है, और एक कोश के जंतु में जो उत्सर्जन होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। यानी बैक्टीरिया में उत्सर्जन कैसे होता है? उसमें कोई अंग नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें कोशिका झिल्ली के उनके अंदर जो हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ बने हैं वो विसरण विधि के द्वारा सेल से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो जिनमें अंग नहीं है, जिनमें जो एक कोश की है, उनमें उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? और यह भी आप याद रखिएगा, जिनमें विसरण विधि के द्वारा होता है उसमें प्रायः अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है, और वो अमोनियोटेलिक ही होते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बॉडी। अब आते हैं मानव के शरीर में उत्सर्जन कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में किस पदार्थ का और किस अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। मानव में उत्सर्जन, मानव में जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, चूंकि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है। अगर विकास की प्रक्रिया को हम देखें तो विकास की प्रक्रिया में मानव चरम अवस्था वाला स्थिति प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात मानव से विकसित कोई और जीव है नहीं इस पृथ्वी पर। ब्रह्मांड की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसकी पूरी जानकारी वैज्ञानिकों को अब तक मिली हुई नहीं है। तो पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है ह्यूमन। और मानव स्तनधारी है। इसका मतलब कि मानव दोस्तों यूरियोटेलिक है। क्या है दोस्तों? यानी कि ये मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आप कहिएगा कि मानव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो केवल यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं, ऐसा नहीं है। मानव के शरीर में यूरिया के अतिरिक्त अन्य भी कई पदार्थों का उत्सर्जन होता है, लेकिन मानव के शरीर में होने वाले विभिन्न उत्सर्जनशील पदार्थ में सबसे मुख्य कौन है? यूरिया है। और यूरिया सबसे मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ इसलिए है क्योंकि बनने वाले सभी उत्सर्जनशील पदार्थ में सबसे खतरनाक शरीर के लिए, सबसे विषैला शरीर के लिए कौन है? यूरिया है। तो यूरिया ही मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ है, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है मानव के शरीर से। वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान बनते हैं। जो भोजन करते हैं उनके कई हिस्से पचते नहीं है, अपच रह जाते हैं, जो छोटी आंत में जमा होते हैं, पुनः रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, वो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है। लेकिन उन सब पदार्थों में सबसे खतरनाक जो है वो कौन है दोस्तों? यूरिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ कौन है? यूरिया है। अब आप कहिएगा कि ये यूरिया आता कहां से है शरीर में? ठीक है, कोई भी उत्सर्जनशील पदार्थ है तो वो तो आप समझ गए कि शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान ही उत्सर्जनशील पदार्थ बनते हैं। तो मानव के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ है यूरिया, ये यूरिया आता कहां से है दोस्तों? तो ये यूरिया आता है दोस्तों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में एक अवयव होता है किसका? प्रोटीन। और जब प्रोटीन अंतिम रूप से पचता है तो क्या बनता है? अमीनो
एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। और जब अमीनो एसिड का अंतिम रूप से उपयोग शरीर कर लेते हैं तब निर्मित होते हैं दोस्तों, तब निर्मित होते हैं क्या? यूरिया। जैसे पेट्रोल का यूज कर लेने के बाद धुआं बनता ना, धुआं पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, उसका यूज होता है और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? धुआं। वही स्थिति है जब हमारा शरीर भोजन के अवयव प्रोटीन का संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं अपने उपापचय के दौरान, तो उसी के द्वारा अंत में किसका निष्कासन होता है शरीर में? यूरिया का। और यह यूरिया सबसे खतरनाक है। तो यूरिया शरीर में बनता कहां से, ये देख लिए। यानी यूरिया बनने का मुख्य कारण है शरीर में प्रोटीन का उपापचय में होने वाला इस्तेमाल। और यूरिया सबसे खतरनाक है, ऐसा इसलिए है कि दोस्तों कि यूरिया एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय। यूरिया कैसे पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। अगर यह यूरिया शरीर से नहीं निकला तो धीरे 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 ये शरीर को क्या बना देगा? क्षारीय बना देते जाएगा, क्षारीय बनाते जाएगा, क्षारीय बनाते जाएगा। और अगर शरीर पूरा का पूरा यूरिया की उपस्थिति के कारण क्षारीय बन गया तो इसका परिणाम यह होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में होने वाले वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रुक जाएंगे जो अम्लीय माध्यम में संपन्न होते हैं। शरीर का पूरा यूरिया की उपस्थिति के कारण क्षारीय बन जाने का क्या परिणाम होंगे? परिणाम ये होंगे कि शरीर का वो रासायनिक अभिक्रिया जो अम्लीय माध्यम में ही संपन्न होते हैं वो अभिक्रियाएं रुक जाएंगे और जैव अभिक्रियाओं का रुकना यानी शरीर का मृत हो जाना है दोस्तों। जैसे आमाशय में भोजन का पाचन होता है, 6 नंबर चैप्टर बायोलॉजी में पढ़े थे ना। आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में पचते हैं, HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। अर्थात पाचन में आमाशय योगदान दे, इसके लिए आमाशय का माध्यम अम्लीय होना अति अनिवार्य है। लेकिन वही यूरिया उपस्थित रहेगा तो पूरा शरीर क्षारीय बनाएगा। आमाशय को वो भी क्षारीय बना देगा कि नहीं बना देगा? तो क्या आमाशय में पाचन की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और आमाशय में ही पाचन नहीं हो पाया तो फिर छोटी आंत में भी पाचन संभव नहीं हो पाएगा। अब पाचन रुक जाएगा तो जीवित रहना संभव नहीं है। तो यूरिया इसलिए खतरनाक है कि इसकी उपस्थिति हमारे शरीर को पूरी का पूरी क्या बना के रख देगा? क्षारीय बना के रख देगा। तो मानव मुख्य रूप से मानव यूरियोटेलिक एनिमल है और यह मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन मानव में यूरिया के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थों का उत्सर्जन करता है, लेकिन अन्य कई पदार्थों का उत्सर्जन उतना महत्व नहीं रखता है क्योंकि मानव के शरीर में बनने वाले समस्त उत्सर्जनशील पदार्थ में यूरिया ही सबसे खतरनाक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानव मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। मानव के शरीर में यूरिया खतरनाक इसलिए कि ये पूरे शरीर को क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। और शरीर में, मानव के शरीर में जो यूरिया बनते हैं मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ के रूप में, उसका कारण है प्रोटीन का उपापचय में इस्तेमाल होना। अर्थात एक व्यक्ति अगर अपने भोजन में प्रोटीन न ले तो प्रोटीन तो आवश्यक भोजन अवयव है, तो निश्चित रूप में उसके शरीर में यूरिया का कम से कम उत्पादन होगा। जितना अधिक प्रोटीन खाइएगा उतना अधिक यूरिया का उत्सर्जन होगा, जितना कम खाएगा उतना कम होगा दोस्तों। अब मानव के शरीर में उत्सर्जन के लिए और खासकर यूरिया के उत्सर्जन के लिए एक बहुत ही विकसित एक्सक्रिएटरी सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम बना हुआ है। मानव के शरीर में उत्सर्जन के लिए और खासकर यूरिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ही विकसित क्या बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र। और मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पहला आता है आपका कौन? किडनी, जिसकी संख्या कितनी है? 2।
दूसरा आता है यूरेटर्स। क्या आता है? यूरेटर्स। इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी नली। मूत्रवाहिनी, और इसकी भी संख्या होती है कितनी? 2। अगला आता है, तीसरा जो अंग है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? मूत्राशय। और एक आता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, यानी इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। तो मानव में यूरिया के उत्सर्जन हेतु या उत्सर्जन हेतु एक बहुत ही विकसित उत्सर्जन तंत्र बने हुए हैं। और मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत 2 किडनियां, 2 मूत्रवाहिनी नली, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग शामिल है। यानी कि इन 4 अंगों की सहायता से निर्माण होता है मानव के उत्सर्जन तंत्र का। और ये मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये न सिर्फ उत्सर्जन का काम करते हैं बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन को अंजाम भी किसके द्वारा दिया जाता है? इसी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। यानी आप पढ़े थे ना शुरुआत में कि मानव के शरीर में उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन की भी प्रक्रिया चलती रहती है। तो मानव का जो ये उत्सर्जन तंत्र है, ये ना सिर्फ उत्सर्जन के हेतु जिम्मेदार है बल्कि मानव के शरीर में होने वाले ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जल की मात्रा को संतुलित रखने की जो प्रक्रिया है, वह भी किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है? उत्सर्जन तंत्र। जब उत्सर्जन तंत्र ये जो हमारे हैं, ये शरीर में जल की अधिकता में ज्यादा से ज्यादा मूत्र बना देता है और जल की कमी में मूत्र बनाना कम कर देता है, और इसी तरह यह ऑस्मो रेगुलेशन को अंजाम देता है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन के अतिरिक्त ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया को भी अंजाम देता है। अब मानव में जो ह्यूमन में जो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी में क्या है कि मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है, ठीक है, मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है यानी जिसके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, वही जनन मार्ग भी है। यानी कि मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है वही अन्य किस मार्ग के रूप में काम करते हैं? जनन के मार्ग में काम करते हैं। यानी कि जनन मार्ग उत्सर्जन मार्ग मेल बॉडी में एक ही है। जो उत्सर्जन मार्ग है वही जनन मार्ग है, जो जनन मार्ग है वही उत्सर्जन मार्ग है। लेकिन फीमेल बॉडी में उत्सर्जन मार्ग अलग होते हैं और जनन मार्ग अलग होते हैं। फीमेल बॉडी में उत्सर्जन मार्ग अलग होते हैं और जनन मार्ग अलग होते हैं। तो अगर हमें उत्सर्जन को समझना है ह्यूमन बॉडी में, तो किसको समझना पड़ेगा? और उत्सर्जन तंत्र में निश्चित रूप से कितने अंग हैं? 4 अंग है। 4 अंग है जिसमें 2 जोड़े में है। लेकिन इन 4 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या? किडनी। किडनी का काम क्या है? तो वही उत्सर्जन तंत्र का जो काम है वो किडनी का है, अर्थात शरीर से यूरिया को निकालना और ऑस्मो रेगुलेशन करना, यही काम होगा ना किडनी का। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र को अगर समझना है तो मुख्य रूप से किसको समझना पड़ेगा? किडनी को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। मिलिए नेक्स्ट क्लास में।
टेस्ट होगा ना? चलिए तो बैठे रहिए। कायल हड़बड़ा रहे हैं, बैठिए आराम से, टेस्ट होगा, इसके बाद ऑनलाइन भी टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कल क्लास भी होगा। कल तो मेरा क्लास तो नहीं ना होगा, ठीक है। रोशन सर का हो सकता है तो उसकी अग्रिम सूचना आपको मिल जाएगा। हमारे पास तो कल के क्लास की कोई सूचना नहीं है, लेकिन टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। बैठिए।